Hello friends, welcome to PU Sir Physics. Our topics today is we are defines the potentials due to the spherical cells. हमने जो फर्स्ट वाली चैप्टर में हमने स्फेरिकल सेल कंसीडर किया हुआ था, एक स्फेरिकल सेल होता है और उसकी आउटसाइड में हमारा चार्ज मीन्स के डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि स्फेरिकल सेल एक वन टाइप का कंडक्टर होता है। ठीक है, उसके स्टार्ट करने से पहले अगर आपका अगले का कोई मीन्स के आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप उसको रिवाइज करना चाहते हो तो मेरे इस वीडियो में आप क्लिक कीजिए तो आपको एक आई बटन नज़र आएगा और आई बटन को आप प्रेस कीजिए तो आपको अगले वाला वीडियो भी आपको मिल जाएगा। अगर इसमें भी आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको एक वापस मीन्स के एक रिवाइज करवाऊँगा। ख्याल आया? तो हम पहले अगले का थोड़ा कम रिवाइज कर लेते हैं। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने निकाला था भाई पोटेंशियल ड्यू टू दी वन चार्ज पार्टिकल्स v इक्वल टू के क्यू अपन आर स्क्वायर। यहाँ पर हमने एक डायपोल कंसीडर किया, ऑन दी एक्सिस में हमने पोटेंशियल निकाला, एक इक्वेटोरियल एक्सिस पे हमने पोटेंशियल निकाला एंड अनइक्वल पॉइंट पे हमने पोटेंशियल निकाला। देन आफ्टर हमने फाइंड आउट किया था भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस। व्हाट इज मीन्स बाय इक्विपोटेंशियल सरफेस? It is the one type of surface on which the every points the potential is the same. It is known as the equipotential surface. Okay, तो इसमें आपको एक important बात क्या याद रखनी थी? Why equipotential surface and electric field is both are is perpendicular to each other. Then after the on the equipotential surface, we are to consider the 2 points. The one charge particles is a one to brings in the second particle on the equipotential surface. Then after that conditions the work done is 0. ख्याल आया? Then after any the metallic surface is behave like this the equipotensial surface. और लास्ट में मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था कि भाई our the refrigerator is a one type of the metallic surface, but is the metallic surface then after we are the touch to the flat surface I have the no shock. ठीक है, देन आफ्टर हम जब भी उसके एक कॉर्नर पे हम टच करते हैं तो मुझे एक शॉक लगता है। ठीक है, वो शॉक क्यों लगता है वो हम आप आज देखने वाले हैं। ठीक है, ओके, तो हम पहले फाइंड आउट करते हैं पोटेंशियल। तो बेसिकली पोटेंशियल क्या होता है और सभी को आपको मालूम है कि भाई वी आर दी कंसीडर दी वन चार्ज पार्टिकल्स एंड देन आफ्टर वी आर दी कंसीडर दी वन पॉइंट्स एंड वी आर दी फाइंड आउट दिस पॉइंट्स हाउ मच दी पोटेंशियल्स। So first of all we are defines that this point P and this charge Q is between the distances R, so that due to the potential point charge is equation, our equation is V is equals to K Q upon R। इसमें आप वैल्यू पुट कीजिए तो आपका पोटेंशियल आपको मिल जाएगा। पर बेसिकली ये पोटेंशियल है तो पोटेंशियल का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स? तो पोटेंशियल इज अ बेसिकली करेक्टरिस्टिक ऑफ दैट लोकेशन। ओके, तो वो तो हमको मालूम है कि भाई वो एक पर्टिकुलर लोकेशन की एक करेक्टरिस्टिक है, बट आपका इसका एक पोटेंशियल का मीनिंग क्या होता है? मैं आपको एक स्प्रिंग के एग्जांपल से मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे पास स्प्रिंग नहीं है बट आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि मेरे पास एक स्प्रिंग है। ठीक है, ओके, तो आप समझिए कि भाई मेरे पास ऐसी कोई एक स्प्रिंग अवेलेबल है, ऐसी कोई मेरे पास ऐसी कोई एक स्प्रिंग अवेलेबल है, एक एन है और सेकंड दूसरा एन है। ठीक है, बट वो एक ओपन कंडीशन में है, मीन्स के उस पर कोई फोर्स लग रहा नहीं है। ध्यान पर मैं क्या करता हूँ, देखिए कि भाई मैं एक एन को मैं फिक्स कर देता हूँ और मैं यहाँ से फोर्स आपने को मैं स्टार्ट कर देता हूँ। मैं फोर्स आपता हूँ तो ए स्प्रिंग भाई दबेगी, ये पेन है इसलिए वो नहीं दबेगी। ए स्प्रिंग आपकी दबी और यहाँ तक चली आई। ठीक है, ध्यान आप उसको आपको इतना डिस्प्लेसमेंट करने के लिए आपका मीन्स का कंटिन्यूसली आप फोर्स पे सप्लाई कर रहे हो तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इट इज नॉन एज वर्क डन। तो आप वर्क डन ऑन दी बॉडी कर रहे हो ना, वर्क डन ऑन दी स्प्रिंग कर रहे हो, वो सारा वर्क डन आपका स्टोर होगा एक पोटेंशियल एनर्जी में ड्यू टू दिस पॉइंट। ठीक है, ए पॉइंट को आप इंडिकेट कर दीजिए कि भाई दिस पॉइंट इज ए। तो आपको स्प्रिंग यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए आपने सपोज के वर्क डन ऑन दी स्प्रिंग किया बाय 50 जूल। ठीक है, तो ए पॉइंट पे भाई कितनी एनर्जी आई? 50 जूल। ध्यान पर आप और भी प्रेस कर रहे हो और आप चले आए भाई यहाँ तक, तो ए पॉइंट का नाम दे दो भाई बी पॉइंट, और बी पॉइंट को आपको लाने के लिए आपने भाई स्प्रिंग पे एक वर्क किया, दिस वर्क इज 100 जूल। ख्याल आया? तो मैं क्या बोलता हूँ, देखिए कि भाई ए पॉइंट का जो पोटेंशियल है दिस पोटेंशियल इज 50 वोल्ट एंड बी पॉइंट का जो पोटेंशियल है दिस पोटेंशियल इज 100 वोल्ट। This charge is we want to put this location A so that it got the energy is 50 joules. Then after this charge we want to put in location B, it got the energy is 100 joule. ठीक है, तो इसलिए मैं कोई भी चार्ज पार्टिकल्स को यहाँ पे मैं पुट करूँगा तो वो मुझे एनर्जी देगा भाई 50 जूल एंड देन आफ्टर मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो वो मुझे एनर्जी देगा भाई 100 जूल।
तो हमारा जो पोटेंशियल एंड एनर्जी इज रिलेटेड टू बोथ ईच अदर्स. The potential is a basically characteristic of the location, and then after potential energy is a characteristic of charged particles at that put at the particular location. ठीक है, तो ऐसे हमारी एनर्जी एंड पोटेंशियल होता है. ठीक है, तो देखिए अब बेसिकली आप स्प्रिंग में क्या देख पाएंगे. स्प्रिंग में आप क्या देखोगे भाई, हमारी जो स्प्रिंग दबी हुई है इसमें क्या प्रोड्यूस होगा भाई, एक टेंशन प्रोड्यूस होगा. उसमें क्या प्रोड्यूस होगा, एक टेंशन प्रोड्यूस होगा, क्योंकि उसका नंबर ऑफ टर्न की जो भी इसका जो गैपिंग होता है वो गैपिंग आपने डिक्रीज कर दिया. देन आफ्टर और भी आपने ज़्यादा फोर्स लगा दिया तो उसमें टेंशन और ज़्यादा हो गया. और भी आप ज़्यादा फोर्स लगा दोगे और आप वर्क कर दोगे भाई स्प्रिंग ऊपर सपोज के 3000 जूल, तो उसका पोटेंशियल हो जाएगा 3000 जूल. तो वो पोटेंशियल को हम क्या बोल सकते हैं भाई, हाई पोटेंशियल. और वो स्प्रिंग में जो टेंशन प्रोड्यूस हुआ है उसको हम क्या बोल सकते हैं भाई, हाई टेंशन बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं, हाई टेंशन बोल सकते हैं. ठीक है, ऐसे बेसिक फिनोमिना आप यूज़ करके एक बॉडी को आप चार्ज करते हो. कैसे, देखिए कि भाई आपने तो अभी ऐसा सोचा नहीं होगा कि भाई ये बॉडी को आपको इलेक्ट्रॉन देना है. ठीक है, तो आपने एक इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दिया. ओके, तो एक तो इलेक्ट्रॉन आपका इजीली चला जाएगा. देन आपने सेकंड इलेक्ट्रॉन जब भी आप डालते हो तब ये अंदर वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे वाला इलेक्ट्रॉन को अंदर आने देगा, नहीं आने देगा. क्यों, क्योंकि उसके बीच में क्या कौन सा फोर्स लगने वाला है भाई, रिपल्सिव फोर्स. तो रिपल्सिव फोर्स क्या करता है, एक दूसरे के दूर हो जाता है. बट आपको तो क्या करना है, उसकी इंसाइड आपको डालना है. तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा. तो आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पे वर्क करोगे और उसको स्प्रेस करके उसकी इंसाइड आप डाल दोगे. ठीक है, ऐसा आपने सपोज के आपने डाल दिया भाई 100 इलेक्ट्रॉन डाल दिया. तो 100 इलेक्ट्रॉन डालने के लिए आपने जो एनर्जी खर्च की, आपकी जो एनर्जी खर्च हुई है, आपकी एनर्जी हुई सपोज के भाई 100 जूल. ठीक है, तो उसका वर्क डन 100 इलेक्ट्रॉन डालने के लिए आपने कितना वर्क किया होगा भाई, 100 जूल. तो उसका पोटेंशियल कितना हुआ होगा भाई, सपोज के 100 वोल्ट. ठीक है, वैसे ही आपने सपोज के डाल दिया एक 3000 इलेक्ट्रॉन, उसकी इंसाइड आपने डाल दिया 3000 इलेक्ट्रॉन. कंटिन्यूसली आप वर्क करते गए और आपका मिस के आपने वर्क कर दिया टोटल 3000. ठीक है, तो आपका जो सभी इलेक्ट्रॉन था वो सभी इलेक्ट्रॉन इसके 3000 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए. 3000 आपने जूल इतना वर्क किया तो 3000 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए. तो उसका पोटेंशियल हो गया भाई 3000 वोल्ट. देन आफ्टर और भी आप डालते गए और उसके पास भाई इलेक्ट्रॉन आ गया 1 लाख. इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन आ गया, 1 लाख. देन आफ्टर आप क्या करते हो कि भाई उसकी कोई भी सरफेस पे आप ऐसे आप अपनी एक मिसकर आप टच करवाते हो. आप जैसे ही आप टच कराएंगे तो आपको एक शॉक लगेगा. क्यों शॉक लगा भाई, क्योंकि आपकी बॉडी में भी एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन को सभी सारे लाख इलेक्ट्रॉन 1 लाख इलेक्ट्रॉन है, वो सभी सारे 1 लाख इलेक्ट्रॉन आपके एक ही इलेक्ट्रॉन पे क्या कौन सा फोर्स लगाएगा भाई, एक रिपल्सिव फोर्स. तो सभी सारे जो इलेक्ट्रॉन के पास बहुत ज़्यादा फोर्स था, वो फोर्स से आपका एक इलेक्ट्रॉन को मिस के पुश कर देगा और अपने बॉडी में से वो चला जाएगा. कहाँ पे चला जाएगा भाई, अर्थ में चला जाएगा. ठीक है, क्योंकि अर्थ के पास पोटेंशियल कितना होता है, 0. और इसके पास पोटेंशियल कौन सा हो गया, हाई पोटेंशियल. और चार्ज कैसे मूव करना पसंद करता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. ठीक है, तो इसलिए ये बॉडी में से आपका इलेक्ट्रॉन आपकी बॉडी थ्रू आपकी बॉडी में से पास आउट होकर एक अर्थ में चला जाता है. इसलिए आपका जो हेयर है वो खड़े हो जाते हैं. ठीक है, क्योंकि आपको क्या लगेगा भाई, शॉक लगेगा. ठीक है, ओके. तो बेसिकली हमारा जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन का तो आंसर तो हमको अभी मिला ही नहीं. कौन सा हमारा आंसर मिस के हमारा बेसिकली क्वेश्चन कैसा था कि भाई हमारे जो रेफ्रिजरेटर होती है उसकी एक फ्लैट सरफेस में हम टच करेंगे. फ्लैट सरफेस में जब हम टच करेंगे तो हमको शॉक नहीं लगता, बट जैसे ही हमने कॉर्नर पे टच कर लिया तो हमको शॉक लगा. वाई, क्योंकि जो कॉर्नर का जो एरिया होता है ना भाई, वो कॉर्नर का एरिया वो फ्लैट सरफेस से बहुत छोटा होता है. चलाया, और आपकी जब इसके वो प्लेट है तो प्लेट में आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है. तो आपने एक इसके करेक्टरिस्टिक आपने स्टडी की हुई है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया. अगर कॉर्नर का एरिया आपने क्या कर दिया भाई, डिक्रीज. कॉर्नर का एरिया डिक्रीज हो गया, सो दैट चार्ज इज अ मैक्सिमम एट दैट पॉइंट. ठीक है, तो पॉइंट पे आपका चार्ज की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, मैक्सिमम. अगर चार्ज की स्ट्रेंथ मैक्सिमम है तो बहुत ज़्यादा आपके पास मेटल की बॉडी पे चार्ज है, बहुत सारा सभी सारे चार्ज एक ही लोकेशन पे मिसके कंप्रेस होके वहाँ पे पड़े हैं. तो उसका हम उसको बोलेंगे भाई हाई टेंशन बोलेंगे. तो उसके पास एक हाई टेंशन अवेलेबल है. जैसे कि आपने इसे टच किया तो उसका उसके बीच में आपके बॉडी में जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन को पुश कर देगा और आपको एक शॉक महसूस होगा. क्या लगा, क्योंकि उसका एरिया क्या है भाई, कम है. ये फ्लैट सरफेस के कंपैरिजन में उसका एरिया कम है. अगर आपके मिसके जो इक्वेशन है सरफेस डेंसिटी का, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, अगर आपने एरिया को डिक्रीज कर दिया तो आपका चार्ज क्या हो जाएगा भाई, मैक्सिमम. क्योंकि आपकी जो सिग्मा तो कैसी होती है भाई, कांस्टेंट.
सिग्मा क्या होती है, कांस्टेंट। आपकी डेंसिटी तो कांस्टेंट रहती है। अगर एरिया डिक्रीज करोगे तो आपका चार्ज मैक्सिमम हो जाएगा, और आपका एरिया इंक्रीज करोगे तो आपका चार्ज मिनिमम हो जाएगा। ख्याल आया? ओके, तो ए वाली कॉन्सेप्ट से आपको मालूम पड़ा कि भाई आप कॉर्नर पे उसका एरिया कम होता है, इसलिए आपको शॉक लगता है, क्योंकि वो कॉर्नर वाली एरिया पे आपने बहुत सारा चार्ज पार्टिकल्स को मिसके कंप्रेस करके उसमें रखा हुआ है। जब आपका चार्ज पार्टिकल, बहुत ज़्यादा चार्ज पार्टिकल आपने कंप्रेस करके रखा हुआ है, तो उसकी इसमें भाई क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, एक हाई पोटेंशियल प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और आप जब मिसके आपके घर में जो पोटेंशियल आती है, वो पोटेंशियल की वैल्यू होती है भाई 220 वोल्ट। कितनी होती है? 220 वोल्ट। ओके, तो उसका पोटेंशियल है भाई 220 वोल्ट। बट आप जैसे आप स्ट्रीट में जाते हो तो वहाँ पे एक ऐसा लिखा हुआ होगा कि भाई 100,000 किलो वाट। ठीक है, 100 किलोवाट, सॉरी 100 किलोवाट लिखा हुआ होगा। देन आफ्टर आप ऊंचे आपने टावर देखे हुए हैं, जो टावर में जो इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, तो उसके नीचे आपने ऐसा भी स्टडी किया होगा कि भाई 30 किलोवाट। तो उसमें जो पोटेंशियल है ना, वो पोटेंशियल कितना है भाई 30,000 किलोवाट। इतना सारा कंप्रेस करके इलेक्ट्रॉन को कौन डालता है भाई? इतना सारा इलेक्ट्रॉन को कंप्रेस करके आपको एनर्जी भी कितनी करनी पड़ेगी भाई? ज़्यादा देनी पड़ेगी। इतनी सारी एनर्जी कौन देता है? या आप देते हो? नहीं, आपका पावर हाउस देता है। ठीक है, तो पावर हाउस में क्या चलता है भाई? कंटिन्यूसली आप इलेक्ट्रॉन को कंप्रेस करके आप एक सिंपल से तार में आप डाल रहे हो। ठीक है, और उसका पोटेंशियल आप क्या कर रहे हो? इंक्रीज। अगर एक हमारे पास बॉडी है, तो बॉडी का मुझे पोटेंशियल पर इंक्रीज करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको चार्ज करना पड़ेगा। तो जिस बॉडी पे चार्ज प्रेजेंट है, तो वहाँ पे पोटेंशियल प्रेजेंट है। ख्याल आया आपको? क्यों पोटेंशियल प्रेजेंट है? क्योंकि जिस बॉडी पे पास चार्ज अवेलेबल है, तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल है, और जिसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल होती है, उसके पास एक पोटेंशियल अवेलेबल होता है। क्या है? तो हमारा इसके पोटेंशियल से बेसिकली एक सोर्स कौन सा है भाई? चार्ज एलिमेंट। ठीक है, हमारी जो बॉडी में चार्ज नहीं होता, तो उसका कोई पोटेंशियल नहीं है। पोटेंशियल का क्या मीनिंग हुआ कि भाई हमको कंप्रेस करना है, तो उसमें हम किसको कंप्रेस करेंगे भाई? चार्ज ही अवेलेबल नहीं है। ठीक है, पर जैसे जैसे आप चार्ज इंक्रीज करते जाओगे, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन को उसमें डालते जाओगे, वैसे वैसे आपका रिपल्सिव फोर्स आपका मैक्सिमम लगने वाला है। रिपल्सिव फोर्स मैक्सिमम लगेगा, तो उसको अपोज करने के लिए आपको उसमें वर्क भी ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने ज़्यादा वर्क किया है, तो सभी सारा वर्क यहाँ पे एक पोटेंशियल में स्टोर हुआ है। जब भी आप चाहो तब आप यूज़ कर सकते हो। आपकी हाउस में जो इसका बोर्ड लगा हुआ होता है, तो इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी आती है ना, वो एक 220 वोल्ट की आती है। जब आपका मिसके कोई आपको एक टीवी चलानी है, तो टीवी चलानी तो आपको क्या करोगे भाई? आपका टीवी का एक प्लग होता है, वो प्लग को आप इंसर्ट कर दोगे और स्विच आप स्टार्ट कर दोगे। तो उसका जो 220 वोल्ट का पोटेंशियल था ना, वो 220 वोल्ट का पोटेंशियल आपने कन्वर्ट कर दिया भाई एनर्जी में, क्योंकि आपका चार्ज अब दौड़ने लगा। कहाँ से कहाँ भाई? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तब वो पोटेंशियल आपका कन्वर्ट हो गया पोटेंशियल एनर्जी में। क्या आया? अगर आपने स्विच बंद कर दिया, तो वो जो बोर्ड थी, तो बोर्ड के पास होता था भाई पोटेंशियल, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी नहीं बोलेंगे। बट जैसे आप वर्क करते हो, जैसे आपका फैन स्टार्ट करते हो, जैसे आप लाइट स्टार्ट करते हो, जैसे आपका एक इसके रेफ्रिजरेटर स्टार्ट करते हो, तब आप इलेक्ट्रॉन को दौड़ने के लिए स्टार्ट करते हो। ठीक है, तब आपका इलेक्ट्रॉन वो आपकी सर्किट में दौड़ना स्टार्ट हो जाता है। जब भी इलेक्ट्रॉन दौड़ना स्टार्ट हो जाता है, तब आपका पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो वैसे आपका पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। आपका हाउस का सभी पॉइंट पे एक 220 वोल्ट मौजूद है। जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो, वैसे वैसे आप स्विच पाड़ोगे, वैसे उसकी पोटेंशियल एनर्जी में वो कन्वर्ट होके जाएगा और आपको एक वर्क करके देगा। ख्याल आया? आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई की, तो आपका फैन एक मैकेनिकल एनर्जी में इसका कन्वर्ट करके आपको इसके एक विंड सप्लाई करता है। ख्याल आया? ऐसे सभी सारे एप्लीकेशन जो आप यूज़ कर रहे हो आपके घर पे, वो सभी सारे एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करके आप कर रहे हो। ठीक है, बट इसमें सभी का पोटेंशियल कितना है भाई? 220 वोल्ट। कितना पोटेंशियल है? 2। ओके, तो हम आज का जो इसका हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, वो कॉन्सेप्ट हमको स्टार्ट करना था कि भाई हमारे पास एक स्फेरिकल सेल ऐसा अवेलेबल है। आप ऐसा मान लीजिए कि ऐसा कोई एक स्फेरिकल सेल है। ठीक है, तो उसकी आउटर सरफेस में आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और हमको क्या फाइंड आउट करना है कि भाई हमको एक पॉइंट दिया हुआ है, दिस पॉइंट इज पी पॉइंट, और पी पॉइंट पे हमको फाइंड आउट करना है कि भाई लोकेशन पे इसके पोटेंशियल कितना है।
तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई? आपके पास जो चार्ज था एक इन्फिनाइट डिस्टेंस पे था, तो इन्फिनाइट डिस्टेंस से यहाँ तक लाने के लिए आप वो चार्ज पार्टिकल्स पे वर्क कितना करते हो, और चार्ज पार्टिकल्स का आप वर्क कितना करते हो, ठीक है। आपने जितना वर्क किया वो सभी सारा वर्क यहाँ पे मीन्स के स्टोर हो जाएगा अगर आप चार्ज पार्टिकल्स को लेके आते हो तब, ठीक है। ओके, तो वो जो स्टोर हुआ है उसको हम क्या बोल सकते हैं भाई? पोटेंशियल। क्योंकि जब भी आप चार्ज पार्टिकल्स को यहाँ पे पुट करोगे तो वो एक एनर्जी मीन्स के देना स्टार्ट कर देगा, उसके पास कोई एनर्जी आ जाएगी, और जितनी एनर्जी आई है, अगर एनर्जी आती है तो हम मान लेंगे कि भाई यहाँ पे एक पोटेंशियल मिल रहा है, यहाँ पे कोई एक पोटेंशियल प्रेजेंट है। अगर एनर्जी वो नहीं दे रहा है तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई यहाँ पे पोटेंशियल नहीं है। और कहाँ पे पोटेंशियल नहीं होता? एक इन्फिनाइट डिस्टेंस में पोटेंशियल नहीं होता। ख्याल आया? क्योंकि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से जो प्रोड्यूस हो रही है वो एक इन्फिनाइट डिस्टेंस तक जाती है, ठीक है। ओके, तो सभी सारा चार्ज हमारा मिसके यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, बट हम लोकेशन कहाँ से सेंटर कर मिसके हम यहाँ से एक स्पेरिकल सेल से हम मिसके कोई एक हमारा पॉइंट है तो उसकी इसका जो हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है, और डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई? सेंटर टू सेंटर, ठीक है। यहाँ का सेंटर से लेके हम यहाँ तक हम फाइंड आउट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने फाइंड आउट किया कि भाई सभी सारा चार्ज जो हमारा पॉजिटिव हमारी सरफेस पे खड़े थे, तो सभी सारा चार्ज का हमने एक वर्क डन मीन्स के सभी सारा चार्ज के लिए हमने यहाँ पे जो हमको वर्क डन मिला वो वर्क डन, और हमने सेंटर में कंसीडर किया भाई उसका भी वर्क डन, दोनों का वर्क डन भाई सेम मिल रहा था, ठीक है। ओके, तो हम उसका एग्जांपल देखते हैं भाई स्फेरिकल सेल के एक आउटसाइड का पॉइंट पे, ऑन दी सरफेस का पॉइंट पे, और इनसाइड पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तब जैसे कि आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करी थी एक स्फेरिकल सेल के लिए, ठीक है, कि जैसे कि एक आउटसाइड का पॉइंट हमने कंसीडर किया था, एक ऑन दी सरफेस का पॉइंट हमने कंसीडर किया था, और एक इनसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड आपने फाइंड आउट की थी, और इनसाइड आपको मिल रही थी भाई 0। अभी हम देखने वाले हैं कि भाई पोटेंशियल हमको इनसाइड क्या मिलता है, ठीक है। ओके, तो हमको फाइंड आउट करना कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज सेल, ठीक है। तो हम पहले हम एक चार्ज सेल हम कंसीडर करते हैं कि भाई एक ऐसा हमारे पास एक स्फेरिकल सेल अवेलेबल है, उसकी आउटर सरफेस पे हमारा पॉजिटिव चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, और उसका टोटल चार्ज है यहाँ पे Q, उसकी सरफेस पे हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, इसलिए हम उस सरफेस का डेंसिटी भी हम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, उसका टोटल चार्ज है Q। हमने फाइंड आउट किया कि यहाँ पे हमारे एक लोकेशन कंसीडर किया कि दिस लोकेशन इज P पॉइंट, तो हमको P पॉइंट से लेके P पॉइंट पे हमको एक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, ठीक है। ओके, तो P पॉइंट हमारा कौन सा पॉइंट है भाई? स्फेरिकल सेल से आउटसाइड का पॉइंट है, तो हमको हम जो देखने वाले हैं वो एक आउटसाइड लोकेशन पे हमने देखने वाली है, ठीक है। ओके, तो हम क्या कंसीडर कर ले कि भाई ऐसा हम मान लेते, ऐसा हम एनालॉग लगा देते कि भाई सभी सारा वो जो चार्ज पॉजिटिव आपको ऑन दी सरफेस पे दिख रहा है वो हम मान लेते भाई उसके सेंटर में प्रेजेंट है, तो उसके सेंटर में भी कितना चार्ज होगा? टोटल Q, और Q से लेके हमारा P तक का डिस्टेंस होता है भाई R। आपने ऐसा क्यों मान लिया कि पहले हमने क्या किया? पहले सभी साइंटिस्टों ने वो जो स्फेरिकल सेल की आउटसाइड साइड में जो चार्ज प्रेजेंट है वो सभी सारा चार्ज की इफेक्ट से आपको इन्फिनाइट डिस्टेंस से कोई चार्ज पार्टिकल्स को लेके आते हो यहाँ पे एक P पॉइंट पे, इसमें जितना वर्क लगता है उतना ही वर्क आपका चार्ज मीन्स के सेंटर में कंसीडर करके और इन्फिनाइट डिस्टेंस के चार्ज को लेके आते हो वहाँ पे, ठीक है। तो आपको जो जितना वर्क करना पड़ा उतना ही वर्क आपको ए वाली केस में करना पड़ा, ठीक है। तो पहली वाली केस में मीन्स के आउटर सरफेस में जितना चार्ज था इतना चार्ज की इफेक्ट से आप इन्फिनाइट डिस्टेंस से एक चार्ज को लेके यहाँ पे आते हो, तो इसके लिए आपको कोई एक वर्क करना पड़ेगा। सपोज का मान लीजिए कि भाई 50 जूल आपने वर्क किया, ठीक है। तो दूसरी वाली केस में आप क्या कंसीडर करोगे? भाई उसका चार्ज एक सेंटर में मौजूद है सभी सारा चार्ज, तो आपने इन्फिनाइट डिस्टेंस से इतना लाने के लिए आपको वर्क कितना करना पड़ा कि भाई इतना ही करना पड़ा। तो इसे हमने मान लिया कि सभी सारा चार्ज उसका सेंटर में है, ठीक है। और देन आफ्टर हम पोटेंशियल का इक्वेशन निकालेंगे भाई पोटेंशियल ड्यू टू दी पॉइंट चार्ज। तो V इक्वल टू आपका इक्वेशन क्या निकलने वाला है? 1/4 दिस इज द कूलम्बियन कांस्टेंट, एंड हमारा चार्ज सोर्स चार्ज एक Q है और अपॉन R आएगा, क्योंकि आपका जो वर्क हो रहा है वो वर्क आपका मीन्स के पॉजिटिव वर्क हो रहा है, ठीक है। आप जो वर्क कर रहे हो एक चार्ज को ले जाने के लिए, तो यहाँ पे पॉजिटिव वर्क हो रहा है, इसलिए आपका पोटेंशियल भी पॉजिटिव आपको फाइंड आउट हुआ, ठीक है। और इसमें से आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट निकलेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट, और आप ऐसे भी मान सकते हो कि देखिए कि ये पॉइंट चार्ज सेंटर में है, अगर आपका चार्ज यहाँ पे आउटर सरफेस में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट कैसे निकलता है? इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। बट अगर आप उसको एक्सटेंड करेंगे ऐसे, तो एक कैसा हुआ पाए? एक पॉइंट चार्ज जैसा ही हुआ ना, ये सभी सारा इलेक्ट्रिक फील्ड आपको एक पॉइंट चार्ज जैसा ही मिल रही है। इसलिए हम क्या मान लेते हैं कि भाई हमारा जो चार्ज सरफेस में है वो हमारा एक सेंटर में मौजूद है, ऐसा हमने एनालॉग लगा दिया। क्यों एनालॉग लगा दिया? क्योंकि
अगर ए वाली चार्ज के लिए आप थोड़ा वर्क डन करोगे, ए वाली चार्ज के लिए आप वर्क डन करोगे, ए वाली चार्ज के लिए वर्क डन करोगे, पूरे का आपको क्या करना पड़ेगा भाई, मीन्स के आपको एडिशन करके जाना पड़ेगा, वो वाली प्रोसेस आपकी डिफिकल्ट हो जाती है, इसलिए हमने ए वाली प्रोसेस हमने कंसिडर की। 10 वाली ये हमारा फर्स्ट केस था आउटसाइड वाला। 10 आफ्टर हमारा दूसरा केस है ऑन द सरफेस पे, ऑन द सरफेस। तो हम पॉइंट कहाँ पे कंसीडर करेंगे भाई, जो स्फेरिकल सेल हमने कंसीडर किया हुआ था उसकी रेडियस है भाई कैपिटल आर। ध्यान आप दूसरे वाली केस में हमारा पॉइंट पी ऑन दी सरफेस पे होगा, मीन्स के उसका डिस्टेंस सेंटर से लेके ऐसा डिस्टेंस उसका हो जाएगा भाई आर, और यहाँ पे है चार्ज, ठीक है, सभी तरह चार्ज आपका इसके स्फेरिकल सेल में आउटर सरफेस में मौजूद होता है। तो उसका जो पोटेंशियल का इक्वेशन निकलेगा वो इक्वेशन आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर, ऐसे आपका निकलता है, ठीक है। ओके, देन आफ्टर हमारा थर्ड पॉइंट है इनसाइड पॉइंट। हम तीसरी वाली केस में हम इनसाइड पॉइंट हम कंसीडर करने वाले हैं। देखिए कि भाई हमारा मिस के स्फेरिकल सेल है, उसकी आउटर सरफेस में ऐसा चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, और हमारा पॉइंट हम इनसाइड को एक कंसीडर करने वाला है दिस पॉइंट पी। तो आपको ए पॉइंट पी पे आपको क्या फाइंड आउट करना है भाई, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, ठीक है। और आपका मिस के जो चार्ज था पहले मौजूद था वो चार्ज तो अपना इन्फिनाइट डिस्टेंस पे था, ठीक है। तो इन्फिनाइट डिस्टेंस से यहाँ तक लाने के लिए, ऑन दी सरफेस पे लाने के लिए आपको जो वर्क करना पड़ेगा ना। देखिए कि मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो तो कैपिटल आर होता है, बट यहाँ से लेके पी तक का जो डिस्टेंस होता है वो सपोज क्या होता है भाई स्मॉल आर, चला है, वो कितना होता है स्मॉल आर होता है। ये चार्ज को आपको इन्फिनाइट डिस्टेंस से एक ऑन दी सरफेस पे लाने के लिए आपको एक कंटिन्यूसली वर्क करना पड़ेगा। सपोज के आपका यहाँ तक का पोटेंशियल मीन्स के आप यहाँ से यहाँ तक लाए तो आपका यहाँ मीन्स के 20, 40, 60 और 100 पोटेंशियल हो गया। यहाँ पे ऑन दी सरफेस पे भाई 100 पोटेंशियल हो गया। देन आफ्टर आप इनसाइड की बात करेंगे, पर इनसाइड मीन्स के और भी आपको इनसाइड उसके ले जाना है, बट इनसाइड आपने जो यहाँ पे पॉइंट कंसीडर किया उसकी इनसाइड आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है क्या? स्फेरिकल सेल की इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रेजेंट नहीं होती है, तो उसके लिए वर्क डन भी कितना आएगा? उसके लिए वर्क डन भी क्या आने वाला भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, इसलिए उसका वर्क डन होता है भाई 0। कैसे? क्योंकि हमारा वर्क डन का इक्वेशन क्या होता है, हमको स्मॉल वर्क डन का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो DF इज इक्वल टू हमारा इक्वेशन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसा इक्वेशन होता है। ये हमारा जो फोर्स है दिस इज द इलेक्ट्रिकल फोर्स, तो हम लिख सकते हैं भाई QE इंटू DR इज इक्वल टू DW, बट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है, सो दैट हमारा वर्क डन क्या हो गया 0। हमारा वर्क डन 0 हुआ है, उसका क्या मीनिंग हुआ कि भाई वर्क डन का चेंज 0 है। कैसा वर्क डन का चेंज? देखिए एक Q चार्ज को आपको एक इन्फिनाइट डिस्टेंस से यहाँ तक लाने के लिए आपका पोटेंशियल हुआ 100, मीन्स के आपने वर्क किया हुआ है 100 जूल, आपने वर्क किया हुआ है 100 जूल। देन आफ्टर यहाँ से लेकर यहाँ तक लाने के लिए आपको कितना वर्क करना पड़ेगा भाई, सेम। आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, सेम ही वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों? तब भी आपका मिस का डिफरेंस कौन सा फाइंड आउट होता है 0, तब भी आपका डिफरेंस 0 फाइंड आउट होता है। ख्याल आया? ये क्या बता रही है, डिफरेंस ऑफ वर्क डन। डिफरेंस ऑफ वर्क डन कब बता रही है कि भाई ऑन दी सरफेस से आपको एक इनसाइड ले जाना है तब का, तो वहाँ पे तो उसका डिफरेंस ही 0 आ रहा है, तो उसका मीनिंग ऐसा नहीं है कि वहाँ पे वर्क डन 0 आ रहा है, बट आप वर्क डन तो कर रहे हो, पर वर्क डन का डिफरेंस मीन्स के W1 और W2 अब ऐसा सोचिए कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक लाने के लिए आपने जितना वर्क किया, सपोज कि आपने 100 जूल किया, तो उसको हम बोलते हैं कि भाई W1। ध्यान आफ्टर यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए आपको कोई वर्क ही नहीं करना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसके लिए आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रेजेंट नहीं थी, इसलिए आपने कोई वर्क ही नहीं करना पड़ा। वर्क नहीं करना पड़ा तो उसका भी वर्क कितना होगा भाई 100 जूल ही होगा ना, इसलिए 100 जूल माइनस 100 जूल इज इक्वल टू आपका आंसर आ रहा है भाई 0, इसलिए आपका DW क्या हो गया भाई 0। ओके, तो उसकी इनसाइड पोटेंशियल होता है कि नहीं होता है? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं है तो पोटेंशियल भी नहीं होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, वहाँ पे पोटेंशियल होता है, ठीक है। कितना पोटेंशियल होता है? देखिए कि भाई वहाँ पे पोटेंशियल होता है, जो हमारी आउटर सरफेस में पोटेंशियल है इतना वहाँ पे पोटेंशियल होता है। क्यों? क्योंकि हमारी आउटर सरफेस में हमारा वर्क डन 0 नहीं हुआ है। वर्क डन तो होता है आउटर सरफेस तक आपका वर्क डन होता है, क्योंकि आपको Q चार्ज को इन्फिनाइट डिस्टेंस से यहाँ तक लाने के लिए आपको कोई वर्क करना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। वो जितना आप वर्क करते हो वो वर्क आपका एक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है। सपोज को एक Q चार्ज को एक इन्फिनाइट डिस्टेंस से एक ऑन दी सरफेस पे लाने के लिए आपको वर्क करना पड़ा है भाई सपोज कि 100 जूल, तो उसका पोटेंशियल भी कितना होगा 100 पोटेंशियल, और उसका इनसाइड में वर्क कितना हुआ 0। इसके इनसाइड में आपका वर्क हो रहा था भाई 0,
इसलिए उसके इनसाइड का पोटेंशियल, यहाँ पे उसके इनसाइड का जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल आपका मिसके का आउटर सरफेस में था इतना आपका रहेगा। जैसे कि आपका यहाँ पे इनसाइड पॉइंट पे लाने के लिए आपका वर्क डन, इनसाइड पॉइंट पे लाने के लिए आपका वर्क डन का डिफरेंस 0 हो रहा था, बट इनसाइड पॉइंट लाने के लिए आपका टोटल वर्क डन कितना हो रहा था भाई, जितना आउटर सरफेस पे है इतना आपका वर्क डन हो रहा था। ख्याल आया? ओके, तो ए पॉइंट के वाले आपने क्या कंसिडर किया था भाई, आर इज लेस देन कैपिटल आर, इसका आपने इनसाइड पॉइंट कंसिडर किया। ठीक है, तो इनसाइड पॉइंट पे आपका जो पोटेंशियल है इनसाइड का पोटेंशियल, तो इनसाइड का पोटेंशियल आपका इसके सरफेस वाला जो पोटेंशियल होता है इतना होता है। ठीक है, तो आपके सरफेस में कितना पोटेंशियल होता है भाई, के क्यू अपन आर, तो इतना पोटेंशियल इनसाइड पे रहता है। और इनसाइड में सभी सारा कोई भी पॉइंट आप कंसिडर कीजिए, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे उसका पोटेंशियल आता है भाई कांस्टेंट। वो कांस्टेंट कैसे आता है, आप कोई भी वर्क कीजिए, ठीक है, आपको ओनली फॉर वर्क डन करना है भाई ऑन दी सरफेस पे, तो ऑन दी सरफेस पे आप ऐसा पॉइंट सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे कीजिए, यहाँ पे कीजिए, यहाँ पे कीजिए, तो सभी का मिस का डिस्टेंस कितना है, आर आर ही है, इसलिए उसका वर्क भी कितना आने वाला है भाई सेम, इसलिए उसका पोटेंशियल भी क्या होने वाला है भाई सेम रहने वाला है। ठीक है, तो इनसाइड का पोटेंशियल इज इक्वल टू सरफेस का पोटेंशियल। और दूसरे फिनोमिना से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कि भाई आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशनशिप आपने निकाला था, इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर, ऐसा ख्याल आया? ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इनसाइड स्फेरिकल सेल की इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है भाई 0, तो ए हो गया 0, तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर हो गया। तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर क्या बताती है भाई, आपका डिफरेंशियल बता रही है, आपका डिफरेंशियल मीन्स का डिस्टेंस आपको करना है, डिफरेंस आपका पोटेंशियल का आप डिफरेंशियल करोगे तो उसका आंसर आ रहा है 0। जब आप डिफरेंशियल फाइंड आउट करते हो, जब आपका आंसर 0 आता है तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई ए वाली क्वांटिटी आप क्या मान लेते हो, कांस्टेंट, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो गया, कांस्टेंट। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको डिफरेंशियल करना है कि भाई डी एक्स की कंपेरिजन में, ठीक है, पर यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि भाई फाइव का डिफरेंशियल कीजिए डी एक्स के, तो फाइव तो भाई क्या है भाई कांस्टेंट, तो डिफरेंशियल का आंसर क्या आने वाला है 0। तो ऐसे फाइव को आपने क्या मान लिया भाई कांस्टेंट, तो ऐसे तो यहाँ पे है कि भाई डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर, तो आपको वी क्या मान लोगे भाई कांस्टेंट, इसलिए आपका पोटेंशियल इनसाइड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और कितना रहेगा, स्फेरिकल सेल की इनसाइड आपका पोटेंशियल होता है कांस्टेंट, और वो होता है भाई आपके आउटर सरफेस में जितना पोटेंशियल होता है इतना ही रहता है। ख्याल आया? क्योंकि आपको वो चार्ज को एक इन्फिनाइट डिस्टेंस को यहाँ तक लाने के लिए आपको जितना वर्क करना पड़ेगा इतना ही आपका पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इतना तो आपको वर्क करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसलिए आपको पोटेंशियल मिलता है, पर वो पोटेंशियल आपका आ रहा है भाई कांस्टेंट आ रहा है। तो देन आपको क्या ड्रॉ करना है, पोटेंशियल वेरियस डिस्टेंस का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे पोटेंशियल और यहाँ पे है डिस्टेंस। ठीक है, इनसाइड क्या आ रहा है भाई कांस्टेंट, और कितना है मैक्सिमम पोटेंशियल कहाँ पे भाई, ऑन दी सरफेस पे। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल है, यहाँ पे है कैपिटल आर। ध्यान आपका पोटेंशियल भाई डिक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे आप मिस के आउटर सरफेस में जाएंगे ऐसे ऐसे आपका पोटेंशियल डिक्रीज होकर जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस आपका इंक्रीज होकर जाता है। ठीक है, तो इसलिए उसका इन्वर्सिव मिस के इन्वर्सिव प्रोपोर्शनल टू है, इसलिए उसका ग्राफ ऐसे आपको मिलेगा। ठीक है, एक ग्राफ है आपका आउटसाइड के लिए, v is directly proportional to 1/r, एंड देन आपका दिस इज द मैक्सिमम ऑन दी सरफेस पे, और इनसाइड पे भी मैक्सिमम होता है। इनसाइड पे आप कितना होता है भाई, आउटर सरफेस में है वो इतना इसका कांस्टेंट होता है, इसलिए इनसाइड में आपका पोटेंशियल यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, तो ऐसा आपका ग्राफ यहाँ पे आपको मिलने वाला है। ओके, तो आपने देखा कि भाई आपके एक स्फेरिकल सेल में आपकी जो पोटेंशियल होती है वो पोटेंशियल होती है भाई कांस्टेंट, और कांस्टेंट कितनी होती है कि भाई ऑन दी सरफेस में जितनी होती है इतनी। वे कैसे देखिए कि भाई आपको इन्फिनाइट डिस्टेंस से जो चार्ज पार्टिकल है वो चार्ज पार्टिकल्स को आपको ऑन दी सरफेस पे तो लाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो ऑन दी सरफेस पे लाने के लिए आप जितना भी वर्क करते हो इतना वर्क को इसके पास होगा ही। ठीक है, उतना सारा वर्क उसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है, और उसको भी हम क्या बोल सकते हैं भाई, पोटेंशियल उसका बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसकी आउटर सरफेस में पोटेंशियल मैक्सिमम होता है, इतना ही उसके इनसाइड पॉइंट पे लिए भाई सेम ही रहता है। ठीक है, क्योंकि इनसाइड पॉइंट में क्यों सेम रहता है, क्योंकि इनसाइड पॉइंट पे ले जाने के लिए, आउटर सरफेस पे इनसाइड पॉइंट में ले जाने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि इनसाइड आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है, बट आउटसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, इसलिए उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज करने के लिए आपको कोई एक एक्स्ट्रा वर्क उस पर करना पड़ता है। ठीक है, कहाँ तक करना पड़ता है भाई, जहाँ तक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। कहाँ तक आपका इलेक्ट्रिक प्रेजेंट है, ऑन दी सरफेस तक, बट इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। ऐसा आपने इसके फर्स्ट वाला चैप्टर में आपने स्टडी किया हुआ था कि भाई स्फेरिकल सेल के इनसाइड आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 0, क्योंकि वहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं था, इसलिए। ठीक है,
ओके, तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इनसाइड आपको कोई उसका इफेक्ट, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट नहीं है, इसलिए आपको उसका कोई अपोज करने के लिए एक्स्ट्रा वर्क आपको नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए आपका वर्क क्या हो गया भाई, कांस्टेंट हो गया। इनसाइड आप कोई भी पॉइंट सिलेक्ट कर लीजिए, क्या है, इनसाइड आप कोई भी पॉइंट सिलेक्ट करते हैं तब वो आपका पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाता है। और कितना हो जाता है भाई, जितना आउटर सरफेस पे है इतना आपका पोटेंशियल हो जाता है। ठीक है, ध्यान आप हमने नेक्स्ट भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में भाई ऐसा भी देखा था, एक वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। हमारा मीन्स के एक सॉलिड हमने स्फीयर कंसीडर किया हुआ था और सॉलिड स्फीयर में हमारा चार्ज एक इक्वी डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, बट अगर आप उसका इसके डेरिवेशन करना चाहते हो, आप उसको वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे इस वीडियो में आप क्लिक कीजिए और आई बटन पर आप प्रेस कीजिए तो आप इसमें आपको एक वीडियो की लिंक मिलेगी भाई, वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की इनसाइड आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए आपको एक वीडियो मिलेगा, वो वीडियो आप देख सकते हो, बट वो आपको एक सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ओके।